नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आपकी थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है हमें। दोस्तों, चैनल समझकर प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे साझा कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको विज्ञान के 1500 प्लस क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जो कि ये सेट पहला है, तो इसमें 100 प्रश्न रहेंगे। साथियों, हम ये एसएससी, जीडी जितने भी आगामी परीक्षा हैं उनके लिए ये विशेष महत्वपूर्ण ये सेट साबित होगा और सभी परीक्षाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण सेट होगा। और जितने भी इसमें क्वेश्चन हम लिए हैं, सारे के सारे सवाल जो हैं वो प्रीवियस ईयर से ही लिए गए हैं। तो चलते हैं हम लोग सवाल पे अपने। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? तो ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर जो होता है उसका कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? इसका सही उत्तर फैराडे हो जाएगा, फैराडे का नियम। तो फैराडे के नियम के ही अनुसार जो है, सिद्धांत के अनुसार पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली चलती है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है? रडार सिस्टम में जो हम लोग उपयोग करते हैं वो किस प्रकार की तरंगे होती हैं? सूक्ष्म तरंगे, इंफ्रारेड तरंगे, इंफ्रासोनिक तरंगे या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म तरंगे होती है। ठीक है, तो रडार सिस्टम में जो होता है वो सूक्ष्म तरंगे जो है उसमें उपयोग में ली जाती है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के जो होता है उनको प्रति सेकेंड घूर्णन किसके मापी जाती है? बैरोमीटर, एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर या स्ट्रैबोस्कोप? इसका सही उत्तर स्ट्रैबोस्कोप हो जाता है। ठीक है, इसका सही उत्तर स्ट्रैबोस्कोप हो जाता है। तो एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकेंड घूर्णन जो है स्ट्रैबोस्कोप से मापी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? मच्छर, मक्खी, चूहा या सभी? इसका सही उत्तर मच्छर हो जाएगा। मच्छर जो होता है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जो जंग लगता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, प्रतिवर्ती अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो लोहे पर जो जंग लगता है वो उसकी अभिक्रिया का क्या उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी होती है? पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है? 28 किलोमीटर प्रति मिनट, 30 किलोमीटर प्रति मिनट, 36 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर 50 किलोमीटर प्रति मिनट? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाता है। पृथ्वी का जो घूर्णन होता है वो 28 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? डार्विन, मैक्सवेल, न्यूटन या फिर जॉनसन? इसका सही उत्तर डार्विन हो जाएगा। तो डार्विन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही विकासवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। ये वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है वो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, मेथेनोइक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेथेनोइक एसिड। जो चींटी का डंक होता है
वो मेथेनोइक एसिड अम्ल पाया जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जब जंग लगता है तो लोहे के भार क्या होता है? कम हो जाता है, बढ़ जाता है, सामान्य रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं होता है। तो जंग लगने से जो है लोहे का भार बढ़ जाता है। ठीक है, जंग लगने से क्या होता है? लोहे का भार बढ़ जाता है। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल, डैनियल सेल, ड्राई सेल, या फिर गैल्वेनिक सेल? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित किया जाता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? फोटोवोल्टिक सेल। जो फोटोवोल्टिक सेल जो होता है वही सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, हम लोग इसको सोलर सेल भी कहते हैं। सोलर सिस्टम, सोलर अथी जो लगता है, सोलर बैटरी जो लगता है, जो छतों पर रहता है, सोलर पैनल जो रहता है, उसमें वही जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ठीक है, इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? 0, -1, 1 या फिर 9.8? इसका सही उत्तर 0 हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 हो जाता है। ठीक है, कम ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? कम ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइग्रोमीटर, क्रायोमीटर, पायरोमीटर, या फिर टोकोमीटर? क्रायोमीटर होता है। ठीक है, कम ताप को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मनुष्य को सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के जो है सुनने की क्षमता कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, या फिर 200 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज हो जाता है। तो मनुष्य के जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, और हर्ट्ज जो है किसका ऐसा यूनिट है? ये फ्रीक्वेंसी का है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी का ही जो होता है वो ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। ठीक है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? यदि निर्वात में, जहाँ पे वैक्यूम है, ठीक है, जहाँ पे हवा नहीं रह पाया जाता है, उसे निर्वात ही कहते हैं। तो यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी पर की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा, कागज, पत्थर, या तीनों एक साथ? ये तीनों एक साथ गिरता है। ठीक है, निर्वात में जो है लोहा, कागज और पत्थर एक साथ गिरेगा। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ पे टेम्परेचर है, जहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, निर्वात जो नहीं है, वहाँ अगर गिराते हैं तो सबसे भारी जो वस्तु होता है वो सबसे पहले धरती पर गिरता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को अंडरलाइन कर लीजिएगा कि निर्वात में जो होता है वो लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ जब गिराया जाता है तो वो पृथ्वी के सतह पर तीनों एक साथ गिरता है। लोहा, कागज और पत्थर तीनों एक साथ गिरेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? क्वार्ट्ज है, माइका है, सिलिका है, या इनमें से कोई नहीं? निम्नलिखित में से कौन जो है कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिलिका। तो सिलिका जो है वो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पदार्थ का जो होता है परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? मैक्सवेल, पास्कल, जॉन डाल्टन, या फिर न्यूटन? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? वॉशिंग मशीन जो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अपकेंद्रीय बल पर जो होता है सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन जो होता है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल जो होता है उसका एसआई इकाई क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर प्रति सेकेंड या फिर ओम। तो आघूर्ण बल जो होता है उसका एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। ठीक है। कोई पूछे आघूर्ण बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं और आपको जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं या फिर बिहार दरोगा ले लीजिए, एसआई आप जो है सो बिहार दरोगा ले लीजिए, बिहार एसएससी ले लीजिए, एसएससी जीडी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, एएलपी ले लीजिए। अगर ये सेट आप सिर्फ सुन लेते हैं, आपको लिखने का भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सुन लेते हैं तो आपको पता आपको 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन अगर आपको परीक्षा में दिए जाएँ उसमें से 50% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। साइंस का जो भी हम कराएंगे इसी में से मिलेगा। तो दोस्तों कृपया आप अपना चैनल समझकर इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? मस्तिष्क, हृदय, यकृत या फिर फेफड़ा? अल्जाइमर रोग जो होता है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अल्जाइमर जो होता है वो भूलने वाला रोग होता है। ठीक है। कोई भी चीज़ उसको याद नहीं रहता है, उसी को अल्जाइमर कहते हैं। तो वो कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। ठीक है। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमोफीलिया, हेप्टोपायसिस, ल्यूकेमिया या फिर पॉलीसिथीमिया? इसका उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर हेमेटोपाइसिस हो जाएगा। ठीक है। तो अस्थि मज्जा में जो रुधिर का निर्माण होता है, रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है? हेप्टोपाइसिस। ठीक है। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसमें चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, प्रतिरोध को कम करना या प्रतिरोध को बढ़ाना? इसका सही उत्तर विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना होता है। ठीक है। तो फ्लोरोसेंट लैंप में जो चौक होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समभारिक, समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक या फिर इसमें से कोई नहीं? यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक हम लोग किसको कहेंगे? जिसका परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। ठीक है। अलग अलग हो। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियोएक्टिविता के दौरान नहीं होता है? अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें या फिर कैथोड किरणें? इसका सही उत्तर कैथोड किरणें हो जाएगा। ठीक है। तो निम्नलिखित में से किन कारणों का उत्सर्जन रेडियोएक्टिविता के दौरान नहीं होता है? कैथोड किरणें का नहीं होता है। ठीक है। कैथोड किरणें का नहीं होता है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर को किस अंग को स्थित होता है? पीयूष ग्रंथि जो होता है जिसको हम इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होता है? मस्तिष्क में, हृदय में, यकृत में या फिर फेफड़े में? इसका सही उत्तर मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो मस्तिष्क में स्थित होता है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 0.03% है। ठीक है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग कितनी है?
तो 0.03% है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन? तो निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? इसका सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ही जो होता है वो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पिस्टले, कार्ल सीले, विलियम हार्वे या फिर पिस्टले और कार्ल सीले दोनों? इसका सही उत्तर पिस्टले हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पिस्टले ने की थी। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? ठीक है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है नगण्य होती है? 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर? 120 किलोमीटर। नगण्य का अर्थ होता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं हो, तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होता है वो 120 किलोमीटर के ऊपर से अधिक जितना भी होगा, अधिक किलोमीटर जितना भी होगा वहाँ पे कम होगी। ठीक है, या फिर ना के बराबर होगी। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है? 3, 4, 5 या फिर 6? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो है कितने भागों में बांटा हुआ है? 5 भागों में बांटा गया है। हमारे पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो 5 भागों में बांटा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर या फिर स्ट्रेटोस्फियर? वायुमंडल का सबसे गर्म परत जो होता है वो कौन सा है? तो थर्मोस्फियर है। हमारे वायुमंडल का सबसे गर्म परत कौन है? थर्मोस्फियर है। ठीक है, हमारे वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सा है? थर्मोस्फियर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर नियॉन? वायुमंडल में उपस्थित जो है सबसे हल्की गैस कौन सी है? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जाइलाल ब्रोमाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड? तो दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है? तो जाइलाल ब्रोमाइड होता है। ठीक है, जाइलाल ब्रोमाइड जो होता है वो दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन, नियॉन, जियॉन या फिर रेडॉन? पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन है। सबसे दुर्लभ गैस कौन सी है? आर्गन है। हमारे पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस जो होता है वो आर्गन है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, नियॉन, आर्गन या फिर ऑक्सीजन? नियॉन है। पृथ्वी की सतह पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो है नियॉन पाया जाता है। ठीक है, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? लोहा, अल्मुनियम, तांबा या फिर जिंक? हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु मौजूद है? लोहा, अल्मुनियम, तांबा या फिर जिंक? अल्मुनियम हमारे पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में मौजूद है। जो धातु होता है वो अल्मुनियम धातु पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑक्सैलिक अम्ल? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? कार्बनिक अम्ल,
नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक अम्ल। तो एक जैविक अम्ल कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल एक जैविक अम्ल है। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है? हमारे मुंह में जो पार्श्व भाग है उसमें टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या कौन सा है? लार का निर्माण करना, रोगाणुओं का विनाश करना, हार्मोन का स्राव करना या फिर खमीर का स्राव करना? ये रोगाणुओं का विनाश करना होता है। ठीक है, टॉन्सिल का प्रमुख कार्य क्या है? रोगाणुओं का विनाश करना। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु या फिर मिश्र धातु? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु कहा जाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बूझा चूना, बिना बूझा चूना, चूना पत्थर या फिर जिप्सम? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बूझा चूना, बिना बूझा चूना, चूना पत्थर या फिर जिप्सम? ये बूझा चूना होता है, बिना बूझा चूना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? बिना बूझा चूना। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? भवनों की, जीवाश्म की, पत्थर की या फिर शिशुओं की? ये जीवाश्मों की हो जाती है। ठीक है, जीवाश्म की जो है आयु पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ये वीवीआई क्वेश्चन है साथियों। चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? पीला, लाल, सफेद या फिर मैजेंटा? इसका सही उत्तर पीला हो जाएगा। तो पीला जो रंग होता है वो लाल रंग हरे रंग के आपस में मिला दिया जाने के बाद बनता है कौन सा रंग? पीला रंग। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? पशुओं में जो होता है किसके कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कीट? इसका सही उत्तर विषाणु हो जाएगा, जिसको हम वायरस कहते हैं। ठीक है, तो पशुओं में जो होता है वायरस के कारण खुरपका और मुंह पका रोग होता है। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और मीथेन, पारे का वाष्प और आर्गन, हीलियम और पारे का वाष्प या फिर हीलियम और आर्गन? ट्यूबलाइट जो होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें पारे का वाष्प और आर्गन होता है। ठीक है, जो ट्यूबलाइट होता है जो हम लोग के घरों में भी उपयोग होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? पारे का वाष्प और आर्गन। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलांक बिंदु के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? ठोस की शुद्धता का निर्धारण जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? क्वथनांक बिंदु के द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलांक बिंदु के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर क्या हो जाएगा? गलांक बिंदु के द्वारा। तो गलांक बिंदु के द्वारा जो होता है ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन जो होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संगीत के सिद्धांत पर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या फिर समानांतर बल के नियम के अनुसार? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समानांतर बल के नियम के अनुसार। समानांतर बल के नियम के अनुसार ही भौतिक संतुलन का सिद्धांत कार्य करता है।
निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? वीवीआई क्वेश्चन है ये आपके एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ था। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, अल्युमिनियम, पोटेशियम या फिर प्लैटिनम? इसका सही उत्तर सोडियम हो जाएगा। सोडियम को जो होता है हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? 65, 56 या फिर 40? न्यूलैंड के अनुसार जो है उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 56, 56 हो जाएगा। तो 56 तत्व जो होता है वो न्यूलैंड के अनुसार बताया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको स्टैटिक एनर्जी भी कहते हैं? तो निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? बांध के पानी में, उड़ता हुए विमान में, गिरती हुई नारियल में या उपयुक्त सभी में से? सभी में। तो ये बांध के पानी में। स्टैटिक एनर्जी का अर्थ होता है कि जो रुका हुआ चीज है। ठीक है। स्टैटिक ऊर्जा का चीज होता है जो रुका हुआ चीज है। तो बांध का पानी क्या होता है? रुका हुआ होता है। बाकी उड़ते हुए वायुयान में जो होता है वो क्षतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती। ठीक है। तो बांध के पानी में जो होता है क्षतिज ऊर्जा होगी। जी का मान ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा? न्यूटन, डाल्टन, जे थॉमसन ने या फिर हेनरी कैवेंडिश ने? तो जी का जो मान है वो किसने दिया था? जी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका सही उत्तर कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है। तो जी का मान जो किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश। जी का मान किसने दिया था? हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 90 या फिर 140, 120/160, 120/80 या फिर 80/120? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 90 से 180 mm Hg। Hg क्या होता है? लीड। ठीक है। तो मनुष्य का सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120 से बटा 80 mm Hg होता है। निम्न में से कौन मूत्र के असामान्य घटक है? यूरिया, कैरोटीन, एल्बुमिन या फिर सोडियम? मूत्र का जो है असामान्य घटक कौन सा है? एल्बुमिन होता है। ठीक है। एल्बुमिन होता है। तो मूत्र का असामान्य घटक एल्बुमिन होता है। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? यूरिया, अमोनिया, आयोडीन या फिर नाइट्रिक अम्ल? मनुष्य में जो होता है कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है? वह यूरिया हो जाएगा। यूरिया एक अपशिष्ट पदार्थ है। मनुष्य के जो शरीर में यूरिया अपशिष्ट पदार्थ होता है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? 365, 656, 665 या फिर 800? तो कितना हो जाएगा? 665 हो जाएगा। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी हो जाती है? 665 पेशियां हो जाती है। मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 24 या फिर 32? कुल दांतों की संख्या 32 हो जाएगी। और मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या मतलब जो दोबारा जब बचपन में जब दांत जब टूट जाता है उसके बाद जब पुनः स्थापित होता है तो उसकी संख्या कितनी होती है? मतलब कितनी दांतों की संख्या टूटती है और वापस आती है? ये हम लोग को ध्यान रखेंगे कि पूरे के पूरे दांत 32 के 32 दांत पुनः स्थापित नहीं होती है। ठीक है। 20 दांत जो होता है वो पुनः स्थापित होती है। 20 दांत। ठीक है। तो मनुष्यों में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की कुल संख्या 20 होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? जबड़े में, जांघ में, गले में या फिर बाहों में? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? ये जबड़े में होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। ठीक है। इनामेल जो दांतों में होती है। मानव शरीर के में मुख्य कुल कितने केरुसुक्कु खंड होते हैं?
मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? 23, 26, 30 या फिर 33? ये 33 होते हैं। तो मानव शरीर में कुल कितने कशेरुकी खंड होते हैं? 33। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, क्लोरोपेप्टाइड, हाइड्रोलिथ या फिर इनमें से कोई नहीं? हमारी अस्थियां जो है तथा दांत सामान्यतः किससे बने होते हैं? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से जो है हमारे अस्थियां मतलब बोन्स और हमारे दांत बने होते हैं। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? थायराइड ग्रंथि, अधिविक्र ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या फिर अग्नाशय? यह अधिविक्र ग्रंथि जो होती है वो सेक्स हार्मोन स्राव करती है। अधिविक्र ग्रंथि जो होती है वो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? हृदय के नीचे, फेफड़े में, मस्तिष्क के नीचे या फिर अवटुकु ग्रंथि में? अवटु ग्रंथि में। तो पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है? वो मस्तिष्क के नीचे होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि, यकृत, मस्तिष्क या फिर किडनी? इसका सही उत्तर यकृत हो जाएगा, लीवर। ठीक है, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है, यकृत होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि जो होती है कौन सी है? थाइमस, यकृत, अग्नाशय या फिर प्लीहा? तो ये अग्नाशय हो जाता है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित स्रावी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन? निम्न में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन? ये टेस्टोस्टेरोन है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। और महिला में जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होती है। ठीक है, महिला में क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होती है? घेंघा, गंडमाला, मधुमेह या फिर ग्रेव रोग? तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होती है? घेंघा, गंडमाला, मधुमेह या फिर ग्रेव रोग? तो ये घेंघा रोग होता है। ठीक है, घेंघा रोग होता है। तो घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग। मधुमेह जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, मधुमेह जो होता है वो किसकी कमी से होती है? इंसुलिन। तो मधुमेह जो होता है इंसुलिन के कारण होती है और आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है? ओडोपसिन, आइसोप्रीन, एंथोसाइनिन या फिर मेलानिन? तो कौन सा रंजक मानव शरीर को रंजत मतलब रंग प्रदान करता है? तो ये मेलानिन होता है। ठीक है, कोई गोरा काला ये सब किससे होता है? मेलानिन के कारण होता है। मानव शरीर में रंगत का प्रदान कौन सा करता है? मेलानिन। आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होते हैं? रेटिना में, आंखों की पुतली में, रोड कोशिका में या फिर कॉर्निया में? आंखों का जो रंग होता है वो किस रंजक की उपस्थिति के कारण होता है? आंखों की रंग जो होता है वो किस लिए आंखों का रंग जो है वो उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है? तो ये आंखों की पुतली में होता है। ठीक है, आंखों की पुतली में होता है। तो आंखों का जो रंग होता है वो
आंखों की पुतलियों के वजह से रंजक उपस्थित वहां पे होता है, आंखों की पुतली में। मानव शरीर में अवग्रह वृहदांत्र किसका भाग है? मानव शरीर में अवग्रह वृहदांत्र किसका भाग है? बड़ी आंत का, छोटी आंत का, अग्नाशय का या फिर अमाशय का? तो ये बड़ी आंत का है। ठीक है, मानव शरीर में अवग्रह विद्रांत जो होता है वो बड़ी आंत का भाग है। इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तना, रंध्र, छाल या फिर जाइलम? तो इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तना, रंध्र, छाल या फिर जाइलम? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, छाल। ठीक है, तो इनमें से पौधे की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? छाल। मानव शरीर के समतुल्य को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? मानव शरीर में के संतुलन को नियंत्रण करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? सेरेब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर थैलेमस? इसका सही उत्तर सेरिबेलम हो जाएगा। ठीक है, तो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम, वो मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रण करने में मदद करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है किससे? शैवाल की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से, सेलुलोज से, सुबेरियन से या फिर क्यूटीन से? शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? वो सेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? गर्भाशय, फिलोपियन ट्यूब, योनि या फिर मूत्रमार्ग? तो इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मूत्रमार्ग। खमीर क्या है? एक बायोफाइटा, एक कवक, एक शैवाल या फिर एक जीवाणु? ये एक क्या है? कवक है। खमीर क्या है? एक कवक है। खमीर क्या है? एक कवक है। किस यंत्र के द्वारा पेड़ के तनों में वृद्धि की माप की जाती है? किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों में वृद्धि की माप की जाती है? हाइड्रोमीटर, सिस्मोमीटर, ऑक्सीमीटर या फिर स्पीडोमीटर? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीमीटर। ठीक है, तो किस यंत्र के द्वारा पेड़ के तनों की वृद्धि की माप की जाती है? ऑक्सीमीटर के द्वारा। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा कार्बनिक घटक पाया जाता है? एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? सोडियम और पोटेशियम, लोहा, आयोडीन या फिर जल? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जल। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? जॉन डाल्टन, जॉन ई साल्क, वाटसन और क्रिक या फिर रदरफोर्ड? जिसको हम लोग द्वि हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूट्रॉन। क्या होता है आप लोग बताइए? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है इसका डबल हेलिक्स मॉडल का। और किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजेन या फिर गोल्जी क्वाय? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजोन या फिर गोल्जी क्वाय? इसका सही उत्तर लाइसोसोम हो जाएगा। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो होता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है।
क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? लोहा, मैग्नीशियम, जस्ता या फिर कोबाल्ट? क्लोरोफिल में जो होता है वो कौन से धातु उपस्थित होता है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल ही जो होता है वो पत्तियों में, मतलब पौधे का जो पत्ती होता है उसमें रंग देने का काम करता है क्लोरोफिल, और खाना भी बनाने में मदद करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में भी एक बहुत बड़ा उपयोगी क्लोरोफिल को माना जाता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है वो किस धातु में उपस्थित होता है? मैग्नीशियम में। दूध का धवन रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्बुमिन, कैरोटीन या फिर केसीन? दूध का जो धवल रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये केसीन के कारण होता है। ठीक है, केसीन के कारण जो होता है दूध का रंग सफेद होता है, धवल रंग में आदि सफेद रंग। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, पित्ताशय द्वारा, अंत ग्रंथि द्वारा या फिर अग्नाशय द्वारा? इंसुलिन जो होता है वो कहाँ उत्पादित होता है? ये अग्नाशय द्वारा होता है। ठीक है, इंसुलिन जो होता है किसके द्वारा उत्पादित होता है? अग्नाशय द्वारा। कौन सा रोग विटामिन ए की कमी के कारण होती है? बालों का झड़ना, पेचिश, रतौड़ी या फिर बेरी बेरी? कौन सा रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है? ये रतौड़ी होता है। ठीक है, रतौड़ी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और बेरी बेरी होता है विटामिन B1। ठीक है, बेरी बेरी विटामिन B1। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? हमारी आंखों में जो प्रवेश करता है प्रकाश, उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस या फिर रेटिना? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, आइरिस। आइरिस जो होता है हमारे आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, आइरिस। पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेड़ पौधे का खाना जो है तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस? इसका सही उत्तर फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, तो पेड़ पौधे का जो खाना तैयार होता है उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकी में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति या फिर रेडियो एक्टिविटी विघटन? एक भारी नाभिकीय के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षति या फिर रेडियो एक्टिव विखंडन? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन हो जाएगा। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है? जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को मुख्य कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना या इनमें से कोई नहीं? तो WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, ये बाहर से आने वाले जीवाणु जो होता है उसको नष्ट करने में मदद करता है WBC, जिससे हम बीमारियों से बचे रहते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है? रक्त का लाल रंग जो होता है लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण? प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, RBC या फिर WBC? तो इसका सही उत्तर हेमोग्लोबिन हो जाएगा। हेमोग्लोबिन के कारण ही जो होता है रक्त का रंग लाल होता है। मानव हृदय के कक्षों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो मानव हृदय के कक्षों की संख्या 4 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? प्लेग, हैजा, टाइफाइड या फिर एड्स? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो होता है वायु के द्वारा फैलता है? प्लेग, हैजा, टाइफाइड या फिर एड्स? प्लेग के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? प्लेग। प्लेग जो बीमारी होता है वो वायु के द्वारा फैलता है।
किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का सा पीला होता है? राइबोफ्लेविन, एल्बुमिन, कैरोटीन या फिर उपयुक्त सभी? तो किसके कारण गाय का दूध जो होता है वो हल्का सा पीला होता है? वो एल्बुमिन के कारण होता है। ठीक है, एल्बुमिन के कारण होता है। एल्बुमिन इसके किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, तो किस तत्व की उपस्थिति के कारण जो है गाय का दूध का रंग जो होता है हल्का सा पीला होता है? वो कैरोटीन के कारण होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B7 या फिर विटामिन B12? इसका सही उत्तर विटामिन B12 होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोबालामीन। ठीक है, विटामिन B12 को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोकोबालामीन। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हट रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण जो होता है आलू में ब्लैक हट रोग होता है? तांबा, जस्ता, ऑक्सीजन या फिर पोटेशियम? किसके कारण होता है? तांबा, जस्ता, ऑक्सीजन या फिर पोटेशियम? ये ऑक्सीजन के कारण होता है। ऑक्सीजन अगर आलू में कम मात्रा में अगर पहुंचता है तो उसका ब्लैक हट रोग हो जाता है। ठीक है, कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? जीवाणु, शैवाल, विषाणु या फिर आर्सेनिक? इसका सही उत्तर आर्सेनिक हो जाएगा। आर्सेनिक जो होता है वो भूमिगत जल को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो भूमिगत जल को प्रदूषित कौन करता है? आर्सेनिक। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? हेमोग्लोबिन, वर्णकलिका किल्वक, क्लोरोफिल या फिर बातरंध्र? ये क्या होता है? गिरगिट अपना रंग काहे बदलता है? तो वर्ण किल्वक के द्वारा। ठीक है, यंग किल्वक की उपस्थिति के कारण ही गिरगिट अपना रंग बदलता है। पादप वृद्धि हार्मोन गिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? पादप वृद्धि जो हार्मोन होता है गिबरेलिन वो किससे निकाला जाता है? कवक से, विषाणु से, शैवाल से या फिर सभी से? तो ये कवक से निकाला जाता है। ठीक है, तो पादप वृद्धि हार्मोन जो होता है गिबरेलिन वो कवक से निकाला जाता है। इंसुलिन क्या है? एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है या इनमें से कोई नहीं? ये एक हार्मोन है। एंजाइम क्या है? एक हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। ठीक है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा या फिर पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा? तो सेक्स हार्मोन जो होता है वो किसके द्वारा निकलता है? ये एड्रीनल ग्रंथि द्वारा निकलता है। ठीक है, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा सेक्स हार्मोन स्रावित होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग या फिर बैंगनी रंग? जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? ये लाल रंग होता है। ठीक है, कौन सा रंग होता है? लाल रंग। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का लाल रंग अधिक उपयुक्त होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? यकृत, अग्नाशय, तिल्ली या फिर दीर्घ अस्थि? मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? इसका सही उत्तर दीर्घ अस्थि हो जाएगा। ठीक है, तो मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? दीर्घ अस्थि में। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यकृत, हृदय, फेफड़े या फिर किडनी? मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग हृदय है। ठीक है, हार्ट, जो कि रुकता नहीं है। ये 72 प्रति सेकेंड चलता है। ठीक है, धड़कता है। मानव शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय। 72 मिनट प्रति सेकेंड ये धड़कता है। निम्नलिखित में से किस में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? मांस और अंडे, दूध और पत्तेदार सब्जी, सोयाबीन और मूंगफली या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, सोयाबीन में ऐसे भी प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है।
तो निम्नलिखित में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? सोयाबीन और मूंगफली में। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है साथियों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। आप लोग अपना चैनल समझकर चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी, घुटने की हड्डी, कंधे की हड्डी या फिर रीढ़ की हड्डी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जांघ की हड्डी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जो होता है जांघ की हड्डी, उसको फीमर कहते हैं। ठीक है, फीमर। साथियों क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हम अगले वीडियो में आएंगे जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, सेट नंबर 2। और चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपके भाई से कुछ गलती हो गई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसमें सुधार करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।